सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 12 की जो NCERT की सीरीज चल रही है उसमें पाठ 9 यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड पर बात करेंगे। तो व्यापार जो कि एक तृतीय प्रकार का क्रियाकलाप है, एक थर्ड एक्टिविटी है। तृतीय क्रियाकलाप में आता है व्यापार। तृतीय क्रियाकलाप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं और उसमें व्यापार जो है वो तृतीय प्रकार की क्रिया में आता है। अभी हम जब आगे बात करेंगे तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्रियाओं वाले जो चैप्टर है उसमें इस पर पूरे विस्तार से बात करेंगे। तो व्यापार एक तृतीय क्रियाकलाप है और व्यापार का जो मतलब होता है वो होता है दो लोगों के बीच या दो देशों के बीच वस्तुओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान अपनी इच्छा से। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या देशों के बीच या राज्यों के बीच वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान जो है वो व्यापार कहलाता है। और व्यापार सदैव स्वैच्छिक होता है। व्यापार के लिए दो चीजें आवश्यक हैं, एक तो वस्तु खरीदने वाला व्यक्ति और एक वस्तु बेचने वाला व्यक्ति। अगर खरीदने वाला नहीं है तो बनाने का उतना महत्व नहीं होगा, और अगर बेचने वाला नहीं है तो हम खरीदेंगे क्या? सिंपल सी बात। तो दो चीजें, दो पक्ष जो है व्यापार के वो पूरे होने चाहिए, यानी खरीदने वाला और एक बेचने वाला। व्यापार जो है ये पहले के जमाने में, प्राचीन समय में व्यापार जो है वो वस्तु विनिमय व्यवस्था पर आधारित था। वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था व्यापार के अंतर्गत। अब आप अभी भी देखते हैं, कई बार हमारे घरों में जो है वो बर्तन बेचने वाले आते हैं और हमसे पुराने कपड़े ले जाते हैं, उसके बदले में बर्तन दे जाते हैं। तो ऐसा जो व्यापार होता है वो वस्तु विनिमय व्यापार होता है। और आप देखेंगे असम के गुवाहाटी में एक जोन बील मेला लगता है। असम के गुवाहाटी में एक जोन बील मेला लगता है। यह पूरा मेला, जगह का नाम है जोगरीड। असम के गुवाहाटी से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक जगह है जोगरीड, जहां की वस्तु विनिमय आधारित जोन बील मेला लगता है। और इसमें वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान जो है वो किया जाता है। भारत में या दुनिया में ऐसा एकमात्र ऐसा मेला है जो वस्तु विनिमय व्यवस्था पर आधारित है। तो व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात हो रही है। व्यापार कौन सी एक्टिविटी है? तृतीय प्रकार की एक्टिविटी है। और व्यापार में दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं दोनों का आदान प्रदान जो है वो स्वैच्छिक होता है। ये बात। तीसरी बात, व्यापार दो प्रकार का होता है। एक तो आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा व्यापार? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और दूसरा होता है राष्ट्रीय व्यापार। जब दो या दो से अधिक देश आपस में आदान प्रदान करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, तो वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जब एक देश के भीतर ही आपस में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो वो राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो व्यापार दो प्रकार का है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय में देश की सीमाओं के बाहर व्यापार किया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय में देश की सीमाओं के भीतर ही जो है वो व्यापार किया जाएगा। अब इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि कोई देश व्यापार कब करता है? या तो वो उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता, यानी जब किसी देश में उस प्रकार की वस्तु का उत्पादन न हो रहा हो तब देश बाहर किसी से वस्तु खरीदते, किसी और देश से, या उन्हें वो वस्तु बाहर से सस्ते में मिल रही है। तो व्यापार के करने के कारण क्या है? दो। पहला, या तो उस देश में वस्तु बनी नहीं रही, या दूसरी बात उनको वो वस्तु किसी अन्य देश से सस्ते दामों में उपलब्ध हो रही है। तो ये व्यापार का पूरा पक्ष है कि क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या क्या मेन चीजें हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है और व्यापार में कौन सा मेला हम बात की, ये सब चीजें। दूसरी चीज है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। हिस्ट्री कैसी रही इंटरनेशनल ट्रेड की? तो अंतर राष्ट्रीय
व्यापार का इतिहास कैसा रहा, इसकी हिस्ट्री कैसी रही। तो अभी हमने बात की कि प्राचीन समय में एक तो वस्तु विनिमय व्यवस्था थी। प्राचीन समय में एक फेमस मार्ग हुआ करता था, रेशम मार्ग, और इस रेशम मार्ग के सहारे चीन से लेकर यूरोप तक व्यापार किया जाता था। ध्यान रखेंगे, रेशम मार्ग किनके बीच में है? चीन से लेकर यूरोप के बीच में है। और इस मार्ग में पर्शिया, ईरान को, भारत को, ये सब देश चीन से यूरोप के मध्य में आते थे और यहां वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। चीन से उच्च कोटि का रेशम यूरोप के देशों में निर्यात किया जाता था तथा वहां से, जैसे यूरोप से आप बात करेंगे तो रोम की ऊन या अन्य महंगी वस्तुएं जो हैं वो यहां चीनी देशों में और भारत में निर्यात की जाती थी। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास में पहला पॉइंट किस पे बात कर रहे हैं? रेशम मार्ग पे। दूसरा, अगर आप प्राचीन समय की बात करें तो व्यापार जो है वो लोग ज्यादातर व्यापार जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, यानी भोजन, वस्त्र और आवास पर ही खर्च करते थे। महंगी वस्तुएं जो है वो जो अमीर लोग हैं वो पहना करते थे। यानी व्यापार, दूसरी बात, तब तक परिवहन का विकास नहीं था इतना, यानी प्राचीन समय में इतना ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट नहीं था। तो व्यापार लगभग स्थानीय बाजारों में या लोकल मार्केट में किया जाता था। यानी अब परिवहन के बढ़ने से आप कहीं से भी कोई भी वस्तु मंगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं था। तो ध्यान रखेंगे दूसरी बात कि प्राचीन समय में व्यापार जो है वो स्थानीय बाजारों तक सीमित था और व्यापार जो है वो अधिकतर किन वस्तुओं का किया जाता था? मूलभूत आवश्यकता वस्तुओं का, व्यापार किया जाता था। यह भी हम ध्यान रखेंगे। अब इसमें अगली बात, रोमन साम्राज्य जब विखंडित हुआ 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास, तब यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। यानी रोमन साम्राज्य के विखंडन के बाद में अनेक यात्राओं और विकास हुआ यूरोप से। अनेक, जैसे आप उसमें अमेरिका की खोज को देख सकते हैं, बहुत से लोगों ने यात्राएं की पानी के जहाजों से। उस समय व्यापार जो है वो फलना फूलना अच्छे तरीके से पुनः शुरू हुआ। और इसके बाद आप सब जानते हैं विश्व में यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। अब ये क्या है? यूरोपीय उपनिवेशवाद ने एक नए व्यापार को जन्म दिया जिसका नाम है दास व्यापार, स्लेव ट्रेड। अब इन लोगों ने क्या किया? यूरोपीय लोगों ने जिन देशों में उनका राज हुआ करता था, उन देशों में वहां से खनिज संसाधन में कच्चा माल लूटने के लिए, उन देशों में काम करने के लिए जो काले मूल के जो श्रमिक हैं उनको, यानी काले मूल के लोगों को श्रमिकों के रूप में अपने बगानों में, अपने घरों में काम करवाया। वहां जो है लोग इन काले निग्रो मूल के लोगों की जो है वो नीलामी करते थे कि ये कितने रुपए में, ये कितने रुपए में, ये सब चीजें हैं। तो इस समय एक दास व्यापार की प्रथा शुरू हुई। किस समय? यूरोपीय उपनिवेशवाद के समय। बाकी आप फ्रांस की क्रांति में भी इस बात को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। जब फ्रांस की क्रांति हुई तब दास व्यापार बड़े चरम पर था, परंतु जब 1794 में जब रोबेस्पियर फ्रांस की सत्ता पर बैठा तो उसने इसको लगभग बंद कर दिया था और लगभग 10 साल नेपोलियन बोनापार्ट तक ये बंद रहा। परंतु 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट के फ्रांस की सत्ता में बैठने के साथ ही दास व्यापार को पुनः शुरू कर दिया गया। बाद में 1848 में फ्रांस ने इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध भी लगाया। तो दास व्यापार जो है वो निग्रो मूल के लोगों का है, अफ्रीकी मूल के लोगों का है, और उन्हें यूरोप में जाकर या उनके जो जीते हुए देश थे जहां उनका राज था, उन लोगों को उनके
बगानों में क्या करवाया गया, काम करवाया गया, वहां से कच्चे माल की उपलब्धता, खेतों में बगानों में मकान बनाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके के काम किए गए। जैसे आप 12 ईयर स्लेव देख सकते हैं, जो एक अच्छी मूवी है, इसी दास व्यापार पर बनी है 2012 में। तो दास व्यापार एक ऐसा है। दूसरी बात, हम इसमें एक बात रखेंगे, दास व्यापार को 1792 में डेनमार्क यूरोप में उत्तरी भाग में स्थित एक देश, 1792 में डेनमार्क में, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन ने और 1808 में यूएसए ने, जब तक इसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया तब तक ये चलता रहा। तो देखो 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास, यानी 14वीं के आसपास ये व्यापार शुरू हुआ और लगभग यहां तक चलता रहा। तो दास व्यापार एक अलग तरीके का व्यापार। अभी हमने बात की कि किन से काम करवाएगा, क्या क्या हुआ ये सब। अब 18वीं शताब्दी के आसपास जो है वो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, तो व्यापार पुनः बदलेगा। अब कच्चे माल की उपलब्धता, मशीनरी, तकनीक, इनका व्यापार किया जाने लगा। तो तीसरा पॉइंट ये है। चौथा व्यापार के इतिहास में पॉइंट आपने लिखना है औद्योगिक क्रांति पर। औद्योगिक क्रांति में सब देशों ने कच्चे माल की उपलब्धता पर जोर देना शुरू किया। कच्चे माल की उपलब्धता पर जोर देना क्या किया, शुरू किया। और इस समय कच्चे माल को पुनः तैयार माल में क्या किया गया, परिवर्तित किया गया। और तैयार माल में जब परिवर्तित करके वस्तु बेची गई तो कच्चे माल का मूल्य जो है वो अब क्या रह गया, कम रह गया। तो तैयार माल यानी विनिर्माण, और विनिर्माण कौन सी प्रकार की क्रियाकलाप है, एक द्वितीयक प्रकार का क्रियाकलाप है। तो औद्योगिक क्रांति में कच्चे माल की उपलब्धता पर जो है अत्यधिक जोर दिया गया। और इसमें भी जब इसे विनिर्माण की वस्तु में तैयार किया जाता है तो पहले जो कच्चे माल की वस्तु है उसका मूल्य क्या होने लगा, कम होने लगा। ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कुछ इतिहास जो है वो ऐसा रहा। अब इसके बाद में जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो व्यापार पर कई देशों ने मिलकर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की, और इसमें पहली चीज थी गेट। तो अब हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो गेट और एक WTO। गेट क्या है, WTO क्या है? गेट है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता। व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता। फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, पेपर में काफी बार पूछी गई है। गेट का पूरा नाम क्या है ये आप ध्यान रखेंगे। और गेट जो है इसको कब शुरू किया गया, 1948 में शुरू किया गया। अभी बाद में इसी गेट को बदलकर क्या किया गया, WTO किया गया 1994 में। परंतु WTO ने कार्य करना जो है वो 1 जनवरी 1995 से शुरू किया। और WTO का पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दो बातें प्राचीन इतिहास के अंदर पूरे से बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के इतिहास में पहला रेशम मार्ग पर, दूसरा स्थानीय बाजारों में व्यापार होता था, तीसरा यूरोप में दास व्यापार में बात की, और चौथा हमने बात की औद्योगिक क्रांति में, और पांचवी हमने बात की इसके बाद में कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो व्यापार है उसके लिए एक नया संगठन बनाया गया जिसको नाम दिया गया गेट। कब बनाया गया, 1948 में, जबकि 1994 में इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया। परंतु गेट ने कार्य करना 1 जनवरी 1995 से शुरू किया और इसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय है जेनेवा,
स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखेंगे ये कुछ अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास रहा भी ऐसा। 2 पॉइंट पूरे हुए, पहले व्यापार क्या था, फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास कैसा रहा। अब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या बेस रहा इंटरनेशनल ट्रेड का। और इसमें कुल कितने बिंदु हैं? 5 बिंदु हैं। और इसमें सबसे पहला बिंदु है राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता। दूसरा पॉइंट है जनसंख्या के कारक। तीसरा पॉइंट है आर्थिक विकास की अवस्था। आर्थिक विकास की अवस्था। चौथा पॉइंट इसके अंदर है विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश की सीमा। और इसमें 5वां पॉइंट है परिवहन। ये 5 बिंदु अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार रहे। यानी व्यापार शुरू क्यों हुआ, व्यापार की अवस्था कैसे बदली, व्यापार के लिए क्या क्या चीजें जरूरी रही। इसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता। अब क्या बात है मेन, पहली बात यह कि हर देश में हर प्रकार के संसाधन नहीं लिख रहे। यानी राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता के लिए वहां के भौतिक कारक, वहां के जलवायु कारक, ये सब प्रमुख बेस रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, कहीं लोहा निकल रहा है, कहीं कोयला निकल रहा है, कहीं कुछ। तो किसी भी देश में संसाधन जो है वो समान नहीं है, यानी उनमें भिन्नता पाई जा रही है, परंतु सबकी आवश्यकता एक समान है। इसलिए वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है कि व्यापार शुरू हो सके। तो पहली चीज है राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता। और राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता में मैंने बात की कि इसमें भौतिक कारक, जलवायु, आप धरातल की बात भी कर सकते हैं, आप मृदा की बात भी कर सकते हैं। ये सब चीजें जो हैं ये हर देश में अलग अलग है, उसके क्लाइमेट अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो किसी भी देश में संसाधन एक समान नहीं निकल रहे। तो इसके लिए पहला कारक व्यापार क्यों किया गया? क्योंकि राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता थी और प्रत्येक देश किसी अन्य चीज की अपनी मांग की आपूर्ति करना चाहता है तो वो उस देश से सामान या कोई वस्तु खरीदता है, जबकि अपने यहाँ उत्पादित होने वाली वस्तु दूसरे देश में बेच देता है। तो पहली चीज है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। दूसरी चीज है जनसंख्या कारक। अब मैंने इसमें हम एक और बात कर ले, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता में एक और बात कर ले कि जैसे आप बात करेंगे केला, अनानास, रबड़, ये सब उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में होता है, यानी शीत प्रदेशों में नहीं होता। यानी यूरोप या उत्तरी अमेरिका, कनाडा में तो वो यहां से आयात किया जाता है, जबकि वहां कोई वस्तु फेमस है तो वहां से यहां आयात की जाती है। दूसरा, व्यापार के लिए जनसंख्या भी प्रमुख कारक रहा और जनसंख्या कारक में 2 बिंदु रहे। पहला रहा सांस्कृतिक कारक और दूसरा कारक रहा जनसंख्या का आकार। अब सांस्कृतिक कारक क्या? कुछ देश विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से कुछ स्पेशल वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे जब हम दिमाग में सोचे कालीन, तो हमें मुस्लिम कंट्रीज में ईरान, इराक, ये सब दिमाग में आ जाती है हाथों हाथ ही। चीनी मिट्टी के बर्तन चीन से बने हुए हैं। ऐसे ही किसी भी देश की कोई विशेष चीज जिसको लोग आयात करना चाहते हैं, जिसकी एक बेंचमार्क है, लोग उसके कारण भी वस्तुओं का आयात करते हैं। तो सांस्कृतिक कारक भी व्यापार को बढ़ावा देते हैं। दूसरी चीज है जनसंख्या का आकार। सिंपल सी बात है, जिन देशों में जनसंख्या ज्यादा है वहां राष्ट्रीय व्यापार क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि स्थानीय व्यापार होगा। क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होने से उन्हीं देश में लोग इतने हैं उस चीज को परचेज करने वाले
कि उसकी पूर्ति देश में हो जाती है, और कभी बच जाए तो उसको हम क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। तो जनसंख्या के कारकों में पहला कारक है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक कारकों में कुछ विशेष वस्तुएं, जैसे ईरान के कालीन, चीन का जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तन, या एक प्रकार का जरीदार कपड़ा होता है जिसको बोलते हैं पार्सिलिन, ये सब चीजें, या जनसंख्या का आकार, इथोपिया के चमड़े भी फेमस है। तो जनसंख्या का आकार दूसरा बिंदु है जनसंख्या के कार में, कि जिन देशों में जनसंख्या ज्यादा है और संसाधन जो है वो उन्हीं देश के अंदर ही उसकी आपूर्ति हो जाती है, यानी वहां के लोग ही उसे जो है खरीद लेते हैं या विक्रय कर लेते हैं। दूसरी चीज है, जिन देशों में जनसंख्या का आकार कम है वो देश निर्यात ज्यादा करेंगे, आयात कम करेंगे। तो जनसंख्या पर भी व्यापार डिपेंड करता है। तीसरा बिंदु है आर्थिक विकास की अवस्था। अब इसमें क्या है, ये व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार पर निर्भर करता है। ध्यान रखेंगे, आर्थिक विकास की अवस्था व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार पर बात करता है। जो देश प्राथमिक अवस्था में है वो कृषि जैसी वस्तुओं को निर्यात करेंगे, जो देश उच्च अवस्था में है, विकसित अवस्था में है, वो कच्चा माल तो वहां से परचेज कर लेंगे, तैयार माल या औद्योगिक या मशीनरी उन देशों में निर्यात कर देंगे। तो आर्थिक विकास की अवस्था में हमें व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार पर ध्यान रखना है। जबकि जनसंख्या के आकार में दो बिंदु, सांस्कृतिक कारक, जनसंख्या का आकार, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता में भौतिक कारक, जलवायु, मिट्टी, इन सब पर ही हमें ध्यान रखना है। तीसरी चीज है विदेशी निवेश की सीमा। अब कई देश अपने देश में व्यापार बढ़ाने के लिए बाहर से की कंपनियों से पैसा लगवाते हैं, कई बार उनके पास तकनीक भी नहीं होती। जिन देशों में, विकासशील देशों में मान लीजिए तेल निकालने की तकनीक नहीं है, तो वो बाहर देशों से तकनीक को आयात करते हैं, विदेशी कंपनीज को भारत में बुलाते हैं कि वो यहाँ जो है उस खनिज की उपलब्धता को निकाल सके, उसके बदले में जो है पैसे का लेन देन या व्यापार जो है उस वस्तु का किया जाता है। तो विदेशी निवेश की सीमा भी व्यापार को आधार करती है। सबसे मेन चीज है परिवहन। परिवहन के विकास के कारण ही व्यापार आसान हो गया है। अब आप कहीं की वस्तु कहीं भी मंगवा सकते हैं। परिवहन के विकास के साथ जो व्यापार है उसमें तीव्रता आ गई है। पहले जो व्यापार स्थानीय बाजारों तक निर्भर था वो अब पूरे इंटरनेशनल स्तर पर जो है हो गया है। कहाँ की वस्तु कहाँ, हमें अब आप देखते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट जो डिलीवरी आती है वो कई बार बाहर की कंट्री से आती है। तो परिवहन ने व्यापार को बहुत आसान बना दिया है। तो लंबी दूरियों तक वस्तु का निर्यात जो है उसका व्यापार किया जा सकता है। कोई भी चीज है, वो रत्न, रेशम, मसाले हो, किसी भी प्रकार से, चाहे वो रेल, समुद्री या वायु परिवहन के द्वारा हो, ये व्यापार के आधार थे वे। चलिए अब हम अगले बिंदु पर बात करेंगे जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्ष। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्ष कौन कौन से हैं? तो आधार, इतिहास और सामान्य बिंदु पर हमारे जो पूरा का पूरा जो बिंदु है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्षों की। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कितने पक्ष हैं? 4 पक्ष हैं। सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो पक्ष है वो है व्यापार का परिमाण। व्यापार का परिमाण। दूसरा पक्ष है व्यापार का संतुलन, व्यापार का संयोजन। फिर है व्यापार की दिशा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। और फिर है व्यापार का संतुलन। चार पक्ष अंतरराष्ट्रीय व्यापार के: व्यापार का संयोजन, व्यापार का परिमाण, व्यापार की दिशा और व्यापार का संतुलन। बिंदु कुछ और है, अंदर कुछ और ही हो रहा है।
तो ये एक समझने वाला बिंदु है। परिमाण क्या है? जितनी वस्तुओं का व्यापार हो रहा है, जिस प्रकार की वस्तु का व्यापार कर रहे हैं, तो जिस प्रकार की वस्तु है उसका कुल तोल, उसका तोल जो है यानी उसका भार कह सकते हैं, वो परिमाण कहलाता है। और अभी हमने व्यापार पे बात की, व्यापार में वस्तुओं और सेवाएं, तो सेवा को तो हम माप नहीं सकते, सेवा का क्या भार होता है कि मैं मान लीजिए टीचिंग कर रहा हूं, कोई वैज्ञानिक है, उसकी सेवा का क्या भार है, तो उसको हमेशा मूल्य के पक्ष में ज्ञात किया जाता है। तो व्यापार में वस्तुओं का तो तोल, परंतु सेवा का मूल्य, परंतु सेवा का मूल्य, ये व्यापार का परिमाण कहलाता है। तो व्यापार में कुल वस्तुओं को तोल और सेवाओं के मूल्य के रूप में ज्ञात किया जाता है, और इसे क्या कहते हैं? व्यापार का परिमाण कहते हैं। याद रखेंगे, व्यापार की वस्तुओं का वास्तविक तोल जो है परिमाण कहलाता है, परंतु सेवाओं को तोल में नहीं मापा जा सकता, इसलिए सेवाओं को हमेशा मूल्य के संबंध में ही मापा जाता है। पहला बिंदु यह है व्यापार का परिमाण। दूसरा बिंदु है व्यापार का संयोजन। इसमें क्या होता है कि देश में आयात और निर्यात की गई वस्तुओं पर ध्यान किया जाता है। आयात व निर्यात की गई वस्तुओं के संदर्भ में उसे देखा जाता है। तो इस पर देश में आयात व निर्यात की गई वस्तुओं में, जैसे अगर हम इसी शताब्दी की शुरुआत की बात करें ना, 19वीं या 20वीं शताब्दी के शुरू में 21वीं में, तो हमेशा उन वस्तुओं का व्यापार हुआ है जो वस्तुएं प्राथमिक रही हैं। परंतु जैसे जैसे तकनीक बढ़ती गई, विकसित होती गई, तो लोग कच्चे माल की तुलना में निर्यात वस्तुओं का यानी उत्पादित पूरी वस्तुओं को, यानी इसको बोल सकते हैं आप तैयार की गई वस्तुओं का व्यापार करने लगे। परंतु वर्तमान में व्यापार जो है वो मशीनरी का, तकनीक का और अन्य जो सेवाएं हैं उनका अधिक व्यापार किया जा रहा है। किसकी तुलना में? प्राथमिक वस्तुओं की तुलना में। तो प्राचीन समय में प्राथमिक वस्तुओं का व्यापार अधिक किया जाता था, परंतु वर्तमान में आप देखेंगे तो व्यापार जो है वो तकनीक, औद्योगिक मशीनरी, या आप उसे बात करेंगे तैयार माल, इसका व्यापार अधिक किया जा रहा है। तो किसी भी देश में आयातित और निर्यातित वस्तुओं में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है उसे व्यापार का संयोजन कहते हैं। हमने इस पे बात कर ली पूरी, तो ध्यान रखेंगे ये। अब पहले क्या था, यूरोपीय देशों के समय जब उनका राज था दुनिया पर, उस समय वो कच्चे माल को अपने देश में अधिक आयात कर रहे थे और तैयार माल को दुनिया को बेच रहे थे। परंतु जैसे यूरोपीय उपनिवेशवाद खत्म हुआ, तो अब वर्तमान में अन्य देश जो है वो प्रतिस्पर्धा में आ गए हैं, इसलिए अब यूरोपीय देशों का व्यापार जो है वो घटता जा रहा है। जैसे आप चीन को देख लीजिए, भारत को देख लीजिए, इनका व्यापार जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो व्यापार के संयोजन में किसी भी देश में आयात और निर्यात की गई वस्तुओं में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है उसे ध्यान में रखना है कि प्राचीन समय में प्राथमिक वस्तुओं का, वर्तमान में तकनीक, औद्योगिक और तैयार माल का, और साथ में बात की कि यूरोपीय उपनिवेशवाद के खत्म होने के साथ ही व्यापार की वस्तुओं में किन्हीं अन्य देशों ने भी अपनी प्रतिस्पर्धा जो है वो जाहिर करनी शुरू कर दी है। तीसरी चीज है व्यापार की दिशा। अब ये वही बात कि पहले यूरोपीय उपनिवेशवाद में खाद्य पदार्थों का, तो ये भी एक जैसा ही है, व्यापार की दिशा भी एक जैसी है। इसमें भी पहले प्राथमिक वस्तुओं का व्यापार अधिक किया गया, परंतु वर्तमान में औद्योगिक वस्तुओं का व्यापार अधिक किया जा रहा है। परंतु इसमें आपको देशों के संदर्भ में देखना है कि पहले यूरोपीय कंट्रीज अधिक व्यापार करती थी, परंतु वर्तमान में चीन, भारत और जापान जैसी कंट्रीज जो हैं वो व्यापार में आगे आ गई हैं यूरोपीय कंट्रीज की तुलना में, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधनों की रिक्तता के कारण यूरोपीय कंट्रीज में उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने भारत, चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया के आसपास के देशों में। ये पहले अविकसित अवस्था में थे, परंतु अब विकासशील अवस्था में आने के कारण व्यापार में इनका जो भार है वो बढ़ता जा रहा है, यानी इनका जो रैंक है वो यूरोपीय कंट्रीज की तुलना में वो ऊपर आता जा रहा है। तीसरा है व्यापार का संतुलन।
ये आयात और निर्यात के अंतर पर निर्भर करता है। आयात व निर्यात के अंतर पर। अब सिंपल सी बात, कोई देश आयात अधिक कर रहा है, आयात तो ज्यादा है, परंतु निर्यात क्या है, कम है, यानी बाहर ज्यादा भेज रहा है, खरीद कम रहा है, ठीक है, आयात अधिक है, निर्यात कम है, तो वहां व्यापार कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। परंतु जो देश निर्यात अधिक कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं, तो उन देशों में पॉजिटिव व्यापार यानी धनात्मक व्यापार होगा, वहां संतुलन जो है वो लाभदायक होगा, जबकि दूसरे देशों में ये हानिकारक होगा। ये बात। अब पहले हमने बात की थी पहले पेज पर कि व्यापार के दो प्रकार है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अब हम क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दो बिंदुओं पर बात करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार के होते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार का है, एक है द्विपार्श्विक और एक है बहुपार्श्विक। सिंपल सी बात, जब दो देश आपस में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करें तो वो व्यापार कौन सा होगा, द्विपार्श्विक, तो दो देशों। और जब दो से अधिक देश अपने आपस में व्यापार करें तो उसे क्या बोलते हैं, से अधिक देश, बहुपार्श्विक व्यापार। ज्यादातर दो देश व्यापार के लिए क्या करते हैं, संधि करते हैं। परंतु बहुपार्श्विक व्यापार में आप बड़े बड़े प्रादेशिक संगठनों को देखेंगे। दक्षिणी पूर्वी देशों का अपना संगठन है, आसियान, सार्क, इसके अलावा आप नाफ्टा को देखेंगे, साप्टा को देखेंगे, क्वाड वर्तमान में जो है चर्चा में चल रहा है, WTO पूरे देशों का व्यापार का संगठन है, जैसे LAIA, जैसे यूरोपियन संघ ने EU बना रखा है, जैसे रशियन कंट्रीज ने CIS बना रखा है। तो ये अलग अलग, परंतु इनमें एक होता है MFN यानी अनुकूल राष्ट्र। कई देश जिन देशों के साथ व्यापार करते हैं उन्हें अनुकूल राष्ट्र का दर्जा देते हैं, MFN का दर्जा देते हैं। यानी इन देश के साथ व्यापार जो है ज्यादातर घाटे में नहीं होता, कई बार व्यापार टैक्स फ्री भी कर दिया जाता है, इसे आप मुक्त व्यापार देखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार का है, द्विपार्श्विक जब दो देश करेंगे और ज्यादातर ये संधि के रूप में होता है, जबकि बहुपार्श्विक व्यापार दो से अधिक देशों के बीच में संगठन बनाकर होता है। इसमें एक MFN की बात और है कि वो किसी देश को अनुकूल राष्ट्र का दर्जा जो है देते। तो व्यापार में पहले हमने बात की व्यापार के पक्ष पर क्या है बिंदु, और फिर हमने बात की व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। अब एक चीज है मुक्त व्यापार, इसी के साथ ही बात कर लेते हैं ये मुक्त व्यापार। और मुक्त व्यापार के साथ आपको एक चीज पढ़नी है, डंप करना। मुक्त व्यापार का मतलब है जब कोई देश व्यापार के लिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खोल देते हैं कि वो इधर से किसी वस्तु को वहां भेजेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, और वहां से कोई वस्तु यहां आएगी उस पर टैक्स, यानी आयात और निर्यात में टैक्स फ्री कर दिया जाता है। यानी देश अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देते हैं व्यापार के लिए। ऐसी स्थिति जो होती है वो मुक्त व्यापार की होती है, ठीक है। तो ये दो प्रकार से होता है, या तो व्यापारिक अवरोध हटा देंगे यानी टैक्स कर ये हटा देंगे, या उसमें क्या कर देंगे, हम कमी कर देंगे। डंप करना, डंप करना एक बड़े नए प्रकार का है कि भिन्न भिन्न कारण से किसी वस्तु को अलग अलग कीमत पर बेचना डंप करना कहलाता है। लागत की बात नहीं हो रही, लागत की दृष्टि से नहीं, लागत नहीं देखनी, परंतु कारण की वजह से, किसी कारण की वजह से किसी एक वस्तु को अलग अलग यानी एक देश में या अलग अलग देशों में अलग अलग कीमत पर बेचना डंप करना कहलाता है। मैंने कोई वस्तु वहां कितने रुपए की बेची, उसी वस्तु को किसी और देश में किसी और रेट पर बेच दिया, या पहले वो वस्तु किसी देश में एक रेट पर बिक रही थी, उन्होंने कोई कारण बता के उस वस्तु का रेट बढ़ा दिया या घटा दिया,
तो उस स्थिति को कहते हैं डंप करना। तो दो चीजें हैं व्यापार में, एक मुक्त व्यापार और एक डंप करना, ये दो भी हम ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ी सी बात, हमने WTO वैट पर बात कर ली है, गैट पर क्या है वो। अब बात करते हैं प्रादेशिक व्यापार समूह पर, रीजनल जो ग्रुप्स हैं उन पर बात करते हैं, और इनमें हमें 2 या 3 ही ध्यान रखने हैं। तो रीजनल ग्रुप्स, प्रादेशिक व्यापार के समूह कौन कौन से हैं? और हम इनकी प्रमुख मुख्यालयों पर बात करेंगे। तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए या किसी अन्य देश के साथ व्यापार के प्रतिबंध को हटाने के लिए कुछ देश अपने अपने एरिया वाइज जो है वो ग्रुपों का निर्माण करते हैं, समूहों का निर्माण करते हैं, संगठनों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे कुछ प्रादेशिक व्यापार समूह हैं, और दुनिया में लगभग आज तक वर्तमान में 120 के आसपास ऐसे समूह देखने को मिलते हैं, परंतु हम कुछ इंपॉर्टेंट पर ही बात करेंगे। सबसे पहला है आसियान। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का व्यापार समूह है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का व्यापार समूह, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है, और अगस्त 1967 में यह बना है। अगस्त 1967 में यह बना है। ज्यादातर कृषि उत्पाद और खनिजों में तांबा, कोयला, निकल और टंगस्टन का उत्पादन करता है। दूसरा है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और इसका मुख्यालय है मिन्स्क, बेलारूस में। मिन्स्क, बेलारूस में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे। और इसमें ज्यादातर वो कंट्रीज हैं जो कभी रूस से क्या हुई थी, अलग हुई थी। आप अजरबैजान को देखेंगे, आप यूक्रेन को देखेंगे, आप तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, ये सब चीजें। तीसरा है EU, यूरोपियन संघ। यूरोपियन यूनियन, EU, यूरोप के देशों का अपना व्यापार समूह, यूरोपियन संघ, EU। तीसरा मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और काम करना शुरू किया फरवरी 1962 में। फरवरी 1962 में कार्य करना शुरू किया इसने, जबकि पहले ये EEC के नाम से चलता था। पहले ये EEC के नाम से चलता था, और ये बना था मार्च 1957 में, परंतु वर्तमान में इसका नाम EU है। और फरवरी 1962 से काम करना शुरू किया। यूरोपीय देशों का अपना एक व्यापार समूह है, इसमें लगभग पूरी यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है। परंतु इनकी प्रमुख चीज है एकल मुद्रा के साथ एक बाजार। पूरे यूरोप में यूरो चलता है, यूरो मुद्रा चलती है। तो प्रमुख खासियत है एकल मुद्रा और एकल बाजार। आपको यूरोप के लिए, किसी कंट्री के लिए अलग से वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आप यूरोप का सीधा वीजा ले सकते हैं और आप किसी भी कंट्री में घूम सकते हैं। तो एकल बाजार और एकल मुद्रा पर बेस है इनका व्यापार। तीसरा है LAIA, LAIA, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। लैटिन अमेरिकन
इंटीग्रेशन एसोसिएशन याद रखेंगे। मॉन्टेविडियो उरुग्वे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, मॉन्टेविडियो उरुग्वे। ऊपर ब्राजील और नीचे अर्जेंटीना के बीच में एक कंट्री है और 1960 में बना ये भी। 1900 कब बना? 60 में। तो चार पहले आसियान, CIS, यूरोपियन यूनियन और LAIA, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों का, ये कॉमनवेल्थ जो इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि रूस से अलग हुए, ये यूरोपियन देशों का, और ये लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का। वैसे LAIA में ज्यादातर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया, पैराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला, ये सब। इसके बाद में पांचवें पर बात करते हैं, नाफ्टा। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, उत्तरी अमेरिका का मुक्त व्यापार संगठन। तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन याद रखेंगे भी, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। और पहले एकमात्र कंट्री यूएसए और मैक्सिको थी, सॉरी यूएसए और कनाडा थी, परंतु वर्तमान में इसमें मैक्सिको को भी शामिल कर लिया गया है। तो उत्तरी अमेरिकी देशों का अपना व्यापार समूह है नाफ्टा, मुक्त व्यापार करते हैं ये भी, और 1964 में बना। ज्यादातर कृषि और मोटर गाड़ियां इन सब का, सॉरी 1994 ध्यान रखेंगे, 1994 ऐसे ही बना हुआ है साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही एक साफ्टा बना हुआ है और ये शुरू हुआ जनवरी 2006 से, जनवरी 2006 से। इसमें बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वर्तमान में अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। आप अपनी किताब में नोट कर सकते हैं, चाहे अफगानिस्तान, और इसमें आप कनाडा और मैक्सिको को नोट कर दिया। बुक में एकमात्र यूएसए लिखा हुआ है। तो 6 संगठन पूरे हुए। एक बात करते हैं ओपेक पर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है। इसमें सबसे फेमस बात, यूरोप की इस संगठन में कोई भी कंट्री नहीं है, परंतु इसका मुख्यालय यूरोप में है, वियना ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है भी। और इसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से एकमात्र देश है वेनेजुएला, शायद इक्वाडोर भी होना चाहिए, वेनेजुएला ही है, ठीक है, या लीबिया, ईरान, इराक, कुवैत, इंडोनेशिया, ये सब कंट्री जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं वो। तो इसमें अपने को पूरे प्रादेशिक व्यापार समूह में 3 चीज ध्यान रखनी है, कब बना है, कौन कौन सी कंट्रीज है और क्या फुल फॉर्म है। हमसे पेपर में इतना ही आएगा। और ये आपका पूरा चैप्टर था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पक्ष, उसका इतिहास, उसका आधार, और प्रादेशिक व्यापार समूह, WTO क्या है, गैट क्या है। अगले कक्षा में हम किसी और बिंदु पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।